हेलो प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सल्तनत काल में समाज की स्थिति क्या थी उसके बारे में। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटते हैं, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन। उसमें सल्तनत काल के दौरान समाज में प्रमुख वर्ग कौन थे और उसमें मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग जो है विभाजन उनका था, और हिंदू समाज की स्थिति क्या थी और साथ ही मुस्लिम समाज का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार था: शासक वर्ग, अमीर उलेमा वर्ग, मध्यम वर्ग और आम जनता यानी सर्वसाधारण या मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम। वहीं जाति व्यवस्था भी विद्यमान थी, तो उसका स्वरूप क्या था इसकी चर्चा भी हम इसके दौरान करेंगे। साथ ही समाज के एक प्रमुख अंग महिलाओं की स्थिति इस दौर में क्या रही और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसकी भी बातचीत इसमें होगी। साथ ही दास प्रथा या गुलाम प्रथा उस समय एक परंपरा रही थी और अनेक गुलाम उस समय होते थे, उनके प्रकार क्या थे, उनकी स्थितियाँ क्या थी, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा समाज में खान पान कैसा था, लोगों का रहन सहन क्या था, उस समय के लोगों की वेशभूषा क्या थी, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, और साथ ही विवाह संस्था या विवाह प्रथा किस प्रकार की थी, विवाह के प्रकार कौन कौन से थे, ये जानकारी इसके दौरान आपको मिलेगी। और लास्ट में निष्कर्ष। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं कि मुसलमानों के भारत में यानी तुर्कों के भारत में आने से पहले भी भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था, और तुर्कों के भारत में आने के बाद उसका विभक्तीकरण और ज़्यादा बढ़ गया। समाज में मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात है तो मुस्लिम समाज चार भागों में विभक्त था: शासक वर्ग, मध्यम वर्ग, अमीर उलेमा वर्ग तथा आम जनता। शासक वर्ग समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। वह शासन का संचालन करता था। शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था, जिसके हाथ में शासन की समस्त शक्तियाँ निहित थीं। डॉक्टर कुरैशी ने सुल्तान को वैधानिक संप्रभु तथा वास्तविक संप्रभु कहा है। इस काल में सुल्तान मात्र औपचारिक रूप से खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था। व्यवहार में वह निरंकुश एवं सर्वोच्च शासक था। उसका जीवन बहुत भव्य होता था। उसके सिंहासन पर बैठने के समय उसके मंत्री व अधिकारी उसके समक्ष खड़े रहते थे, और कलाकार, भाण, संगीतज्ञ, नादिम, विदूषक अपनी अपनी कलाओं द्वारा सुल्तान का मनोरंजन करते थे। इस काल में सुल्तान बड़े भोगविलासी थे। और इसके बाद हम बात करते हैं अमीर और उलेमा वर्ग की। अमीर और उलेमा वर्ग का समाज में दूसरा स्थान था, और ये खुद अनेक भागों में विभक्त थे, जिसमें खान, मलिक, अमीर और सिपह सलार आदि प्रमुख हैं। सुल्तान की शक्ति अमीरों के समर्थन पर निर्भर करती थी। यह सुल्तान की शक्ति पर एक प्रकार से नियंत्रण या नियंत्रक का कार्य करते थे। इन अमीरों का राजनीति पर विशेष प्रभाव था। ये शासन कार्य में सुल्तान की सहायता करते थे तथा जनता का शोषण कर विलासपूर्ण जीवन बिताते थे। कभी कभी ये षड्यंत्र रचकर सुल्तान के स्थान पर स्वयं गद्दी पर बैठने का प्रयास भी करते थे। के.एम. अशरफ ने लिखा है कि सुल्तान अपने जीवन काल में ही इनकी उपाधियां वापस ले सकता था तथा इन्हें हमेशा सुल्तान की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। सुल्तान आमतौर पर अमीरों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास भी करता था। जहां सल्तनतकालीन अमीर स्वतंत्र एवं षड्यंत्रकारी थे, वहीं मुगलकालीन अमीरों ने शासन को स्थायित्व प्रदान किया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी उलेमा वर्ग की। उलेमाओं को न्याय, धर्म एवं शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। डॉक्टर अशरफ ने इसके बारे में लिखा है कि कुरान में उलेमा का स्थान साधारण रूप से मुसलमानों से पृथक माना गया है, जो लोगों को उचित मार्गदर्शन कराते हैं। ये इस्लाम का प्रचार, धार्मिक कार्य तथा शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य करते थे। ये कुरान, हदीस, फिक्र आदि में पारंगत होते थे। सुल्तान प्रमुख राजनीतिक समस्याओं पर इनसे परामर्श लेता था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन को छोड़कर शेष सभी मुस्लिम शासकों पर इनका काफ़ी प्रभाव रहा। वस्तुतः उलेमाओं का राजनीति में हस्तक्षेप घातक रहा, क्योंकि उन्होंने धार्मिक नीति अपनाने को प्रेरित किया। इसके बाद में हम बात करेंगे मध्यम वर्ग के बारे में। इनकी स्थिति शासक वर्ग एवं जनसाधारण के बीच की होती थी। इन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त था।
विदेशी यात्री वर्नियर ने लिखा है कि अत्यधिक विलासी जीवन बिताने के कारण ही अमीर ऋणग्रस्त थे, जबकि मध्यम वर्ग विलासी एवं आडंबर प्रेमी न होने के कारण समृद्ध था। इस वर्ग में व्यापारी आते थे, जिनके संबंध में डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि गुजरात के व्यापारी भारत के समस्त समुद्र तट पर व्यापार करते थे, जो पूंजीपति व्यापारी थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, समृद्ध थी, व्यापारी संपन्न थे। तो ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग जो है संपन्न स्थिति में था, अच्छी स्थिति में था। इसके बाद में हम बात करते हैं आम जनता के बारे में कि आम जनता में किसान, मजदूर, कारीगर, दुकानदार आदि शामिल थे। इनमें हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान धर्म स्वीकार करने वाले लोग आते थे। विजेता मुसलमानों ने इन भारतीय मुसलमानों को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार तुर्क जाति विभेद की नीति में विश्वास रखती थी और इसलिए उसने भारतीय मुसलमानों को अपनी जाति से नहीं वरन सरकारी नौकरियों से भी वंचित कर रखा था। कुतुबुद्दीन से लेकर केकुबाद तक सल्तनत की यही कठोर नीति रही कि प्रशासन की सत्ता पर तुर्कों का ही अधिकार बना रहे। इन धर्म परिवर्तित मुसलमानों के संबंध में वे लिखते हैं कि दीर्घ काल तक भारतीय मुसलमानों की स्थिति बहुत दयनीय रही। देश के शासन में उनका कोई हाथ नहीं था और न शासक वर्ग में उनका कोई स्थान था। अपने बहुसंख्यक हिंदू देशवासियों से धन, सामाजिक स्थिति तथा स्वाभिमान की दृष्टि से वे बहुत अधिक नीचे था। बाद में स्थिति में परिवर्तन आया जब खिलजियों ने 4वीं शताब्दी में सत्ता प्राप्त की, तो उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। तब भी सामाजिक दृष्टि से भारतीय मुसलमान निम्न स्तर पर ही रहे। हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव भी मुसलमानों पर पड़ा। मुख्यतः धर्म परिवर्तित मुसलमान अपनी हिंदू जाति के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके। मुसलमान बनने के पश्चात भी उन्होंने अपने जाति विभेद को स्थापित रखा, जिसके कारण वे विभिन्न वर्गों में बटे रहे। इस कारण विदेशी और भारतीय मुसलमान नस्ल और उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। धर्म, शिक्षा और जीविका के आधार पर भी मुसलमानों के विभिन्न वर्ग थे। शिया और सुन्नियों में अंतर था, सैनिक और विद्वानों में अंतर था तथा धार्मिक कार्यों को करने वाला उलेमा वर्ग उन सबसे पृथक था। सैनिकों को अपने पदों के आधार पर सम्मान मिलता था। तो इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से जन साधारण की स्थिति बहुत खराब थी। पेलसट लिखता है कि उनके मकान मिट्टी के बने हुए छप्पर की छतें होती थी। कुछ मिट्टी के घड़ों, पकाने के बर्तनों तथा 2 चारपाइयों के अलावा उनके घर में सजावट के उपकरण या बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। कड़ाके के जाड़े में वस्त्रों के अभाव में वे अत्यंत दयनीय रातें व्यतीत करते हैं। वहीं डॉक्टर श्रीवास्तव भी लिखते हैं कि निम्न श्रेणी के मनुष्य इतने करीब हैं कि वे साधारण सुख सुविधा का उपयोग ही नहीं कर सकते थे। ये लोग आज के मजदूरों की तरह झोपड़ियों में रहते थे और सारे दिन परिश्रम करते थे। इनके पास जीवन उपयोगी वस्तुएं भी बहुत कम थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यार्थियों, सल्तनत काल में भी आम जनता की स्थिति काफ़ी दयनीय थी तथा उनका बहुत अधिक शोषण किया जाता था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको सल्तनत काल में उपस्थित जाति व्यवस्था के बारे में। तो इस काल में भी जैसे मैंने अभी बताया था जाति व्यवस्था विद्यमान थी। मुसलमानों में बहुत से जाति भेद थे। तुर्क मुसलमान भारतीय मुसलमानों से घृणा करते थे तथा उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। सुन्नी लोग शिया मत वालों से घृणा करते थे। हिंदू समाज में 4 वर्णों के अलावा अनेक जातियों व उपजातियों का विकास हो रहा था। ब्राह्मणों व क्षत्रियों के समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। वैश्यों की स्थिति भी अच्छी थी। अल बरूनी का एक कथन भ्रामक लगता है कि वैश्यों को वैदिक मंत्र सुनने की आज्ञा नहीं थी और यदि कोई वैश्य वैदिक मंत्र का उच्चारण कर भी लेता था तो उसको सजा दी जाती थी। लेकिन समाज में शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अतः इस्लाम धर्म प्रचारकों ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि सल्तनत कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। हिंदुओं में स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कमज़ोर हुई थी। यद्यपि हिंदू स्त्रियों को परिवार में सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी और उनमें से अनेक स्त्रियां शस्त्र विद्या तथा विद्वता में भी कुशल हुई।
तथापि कुछ व्यवहारिक स्थिति उनकी निम्न हो गई और वे कई नई कुप्रथाओं से पीड़ित हो गई थी। यद्यपि आम जनता में एक स्त्री और एक पुरुष के विवाह की प्रथा थी, किंतु धनवान और सम्मानित व्यक्तियों में बहुविवाह प्रचलित था। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। उन्हें या तो अपने पति की चिता के साथ जल जाना होता था अथवा मृत्यु पर्यंत सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में सती प्रथा का प्रचलन स्वाभाविक ही था। मुसलमान हिंदू स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे और उनका अपहरण करने का प्रयास करते थे। इसी कारण हिंदुओं में अल्पायु विवाह और पर्दा प्रथा भी बढ़ी। स्त्रियों की शिक्षा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और आमतौर पर उनकी शिक्षा का प्रबंध घर में ही किया जाता था और ये सुविधा केवल धनवान व्यक्तियों की पुत्रियों को ही प्राप्त हो सकती थी। हिंदू समाज में लड़की का जन्म होना अशुभ समझा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप बाल हत्याएं भी की जाती थी। परंतु निम्न वर्ग इन कुप्रथाओं से पर्याप्त रूप में बचा रहा। उसमें पर्दा प्रथा नहीं थी तथा बहुत सी निम्न जातियों में तलाक और विधवा विवाह संभव थे। हिंदुओं में एक कुप्रथा देवदासी प्रथा भी थी, जिसके कारण मंदिरों में सुंदर अविवाहित लड़कियों को देवदासी के रूप में रखा जाता था। लेकिन हिंदू समाज में मुसलमानों के आगमन के बाद कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। एक मुख्य परिवर्तन हिंदू धर्म को छोड़े हुए व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में लेने का था। इसके अलावा हिंदुओं ने अपने एकाकीपन को छोड़कर परिस्थितियों के अनुसार अपने वस्त्रों, खान पान, व्यवहार और रीति रिवाज में भी काफ़ी परिवर्तन किया। एक लाभदायक सुधार स्त्रियों की स्थिति में अवश्य इस समय में हुआ। स्त्री धन के अलावा उनका अधिकार कुछ विशेष प्रकार की संपत्ति पर भी स्वीकार किया गया। दूसरी ओर अगर हम मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति पर की चर्चा करें तो उनकी स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन आम लोगों में भी था और धनवान तथा राजपुरुष तो अनेक विवाह करते थे और बहुत सारी दासियां भी रखते थे। मुसलमानों में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा कठोर थी और उनमें शिक्षा का प्रसार भी ज़्यादा नहीं था। परंतु मुस्लिम स्त्रियां कुछ अन्य प्रकार से अच्छी स्थिति में थी। जैसे विधवा होने पर वे पुनर्विवाह कर सकती थी, वे तलाक दे सकती थी, उनमें सती प्रथा नहीं थी और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार था। वहीं उस ज़माने में हम देखते हैं कि रजिया नामक महिला शासिका भी हुई, जो न केवल शिक्षा प्राप्त थी बल्कि वो सैन्य संचालन में भी कुशल थी और उसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि वो दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत युग में स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उन्हें समाज में मातृभोग्य का स्थान प्राप्त था। तो विद्यार्थियों, ये एक आउटलाइन है कि सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति क्या थी। इसका जो दूसरा भाग हम पढ़ेंगे तो इसमें समाज के जो अन्य प्रमुख जो अंग है उसकी चर्चा उसमें हम करेंगे। धन्यवाद।